नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गढ़वाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी कैफे पर। तो हम बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मिले कि सर आरबीसी की जो आकृति है वो कैसी होती है। देखो बता दूं मैं, आरबीसी की आकृति जो पिछली क्लास में नहीं बताई थी, आरबीसी की आकृति ध्यान रखना, कई चीज़ें ध्यान में नहीं आ पाती रह जाती है। आरबीसी की जो आकृति होती है वो होती है डंबलाकार। डंबलाकार होती है आरबीसी की आकृति, यानी डंबलाकार मतलब डंबल कैसे इस शेप का, डंबल किस शेप का, लगभग इस शेप का होगा। डंबलाकार है। देखो ये दोनों दिशाएं कैसी है, अवतल दर्पण की तरह है, अवतल दर्पण की तरह है, तो इसकी आकृति को अपन कह सकते हैं अवतलाकार भी। ध्यान रखना, अवतलाकार भी। आरबीसी की आकृति पूछे तो रहेगी डंबलाकार या फिर अवतलाकार। और डब्ल्यूबीसी की भी यदि आकृति पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। डब्ल्यूबीसी की यदि आपसे आकृति पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी की आकृति होती है अनियमित। और अनियमित का मतलब कैसी संरचना बनेगी, कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। और कुछ इस प्रकार की संरचना किसकी होती है, अमीबा की। तो या फिर इसे क्या कह सकते हैं, अमीबाकार। तो डब्ल्यूबीसी की आकृति पूछे तो या तो आएगा अनियमित या फिर क्या, अमीबाकार। और यदि आपसे ये पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की संख्या का जो मापन है वो मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो मापक यंत्र का यदि आपसे नाम पूछे तो मापक यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। मापक यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। कंफ्यूज क्लियर हो गया। और देखो पलिया बात कर रहे थे अपन, पलिया की ध्यान दे, पलिया भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पलिया को इंग्लिश में अपन स्प्लेन बोलते हैं। पलिया को ही क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहा जाता है। पलिया का उपनाम क्या है, तिल्ली भी पलिया को ही कहा जाता है। पलिया को ध्यान दे शरीर का कहते हैं रक्त बैंक। क्वेश्चन पूछ सकता है, शरीर का रक्त बैंक किसे कहेंगे, पलिया को। जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो कहाँ स्टोर रहता है, पलिया के अंदर। या फिर इसे पलिया को ही क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का विघटन स्थल भी कहते हैं। इस पलिया को ही आरबीसी का विघटन स्थल भी कहते हैं। और इस पलिया को ही आरबीसी का क्या कहा जाता है, बूचड़खाना। ये चीज़ें भी ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो पलिया को क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। और पलिया को शरीर का रक्त बैंक किसे कहेंगे, पलिया को कहेंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान भी पलिया को कहेंगे। आरबीसी का विघटन स्थल भी, जहाँ पे आरबीसी आके नष्ट हो जाती है, वो क्या होगा, पलिया। और आरबीसी का बूचड़खाना भी किसे कहेंगे, पलिया को। देखो बूचड़खाना शब्द का मतलब क्या है, ये बूचड़खाना शब्द ज़्यादा चर्चा में तब आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। उस समय अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन्होंने कहा था कि तमाम के तमाम जो अवैध बूचड़खाने हैं वो बंद किए जाएंगे। और बूचड़खानों में क्या होता है, पशु पक्षी काटे जाते हैं। पशु पक्षी गाय भैंसे वगैरह जिनकी बलि दी जाती है, जिनको काटा जाता है, वो क्या कहलाती है, बूचड़खाने कहलाते हैं। इसलिए आरबीसी की काट फाट जहाँ पे होती है वो स्थान क्या है, पलिया है। अब देखो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन बात करेंगे, इससे आगे अपन बात करते हैं रक्त समूह। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे रक्त समूह की। बहुत से विद्यार्थियों ने प्रॉब्लम्स आती है, रक्त समूह समझ में नहीं आ पाता, किसका ब्लड किसके चढ़ाया जाए पता नहीं लग पाता। जरूर मेरी गारंटी है आज की क्लास में आप अपने कन्फ्यूज को, डाउट को यहाँ से दूर करके जाएंगे। वादा रहा। रक्त समूह इंग्लिश में क्या कह देंगे, ब्लड ग्रुप, या फिर क्या कह सकते हैं, रुधिर समूह। रक्त समूह या फिर रुधिर समूह। कई बार आपने बार बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति है जो किसी दुर्घटना में घायल हो गया और उसे रक्त की आवश्यकता थी, लेकिन हर व्यक्ति का ब्लड उसे नहीं चढ़ाया गया। हर व्यक्ति का ब्लड उसे नहीं चढ़ाया जाता, ब्लड ग्रुप पहले चेक किया जाता है, उसके बाद में ब्लड उसे दिया जाता है। यानी यहाँ से एक चीज़ तो पता लग पाती है कि सभी का रक्त समूह तो समान नहीं होता। अब देखो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रक्त समूह की सबसे पहले मैं बात करूं कि इसकी खोज किसने की। रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने रक्त समूह को खोजा है। और इस रक्त समूह को इन्होंने खोजा है सन 1801-1802 के अंदर। किसकी खोज की, रक्त समूह की। देखो इस रक्त समूह को समझने के लिए दो चीज़ों को जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। इसमें पहली एक आती है अपना एंटीजन। एक है एंटीजन। एंटीजन को क्या कह सकते हैं, प्रतिजन भी एंटीजन को ही कह सकते हैं। और दूसरी चीज आती है एंटीबॉडी। बड़े ध्यान से देखना, एक है एंटीजन और दूसरी है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को क्या कह देंगे, प्रतिरक्षी। देखो नाम से स्पष्ट है, एंटी का मतलब क्या है, विरोधी।
विरोधी या फिर देसी भाषा में बात करूं मैं, एंटी का मतलब विरोधी, विरोधी का मतलब क्या है, दुश्मन है। और जन यानी जन का मतलब किससे ले रहा हूं, शरीर से, यानी वह घटक, वह चीज, वह वस्तु जो मनुष्य के शरीर की क्या है, विरोधी है, दुश्मन है, वो क्या कहलाया, एंटीजन। एंटीजन यानी मैं कह सकता हूं परिभाषा इसकी देसी परिभाषा की बात करूं जुगाड़ू भाषा में, तो वह प्रत्येक घटक, परिभाषा हो जाएगी वह प्रत्येक बाहरी घटक, वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, क्या कहलाएंगे, एंटीजन कहलाएंगे। देखो ये एंटीजन जो है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, बाहरी घटक क्या हो सकता है मित्रों, वो कोई जीवाणु भी हो सकता है, वो बाहरी घटक कोई जीवाणु भी हो सकता है, वो कोई विषाणु या फिर वायरस भी हो सकता है, वो कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, और वो कोई जहरीली गैस भी हो सकती है जो हमारे शरीर को क्या पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे शरीर के लिए किसका कार्य कर सकती है, बाहरी घटक का कार्य कर सकती है, और उसे क्या कह दिया हमने, एंटीजन। देखो ध्यान दें, ये एंटीजन जो हैं, ये एंटीजन जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैपिटल ए और एक होता है कैपिटल बी। एंटीजन, दो प्रकार के एंटीजन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इन एंटीजन का जो निर्माण है, इन एंटीजन का निर्माण हमारे शरीर में होता है आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर। एंटीजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर। और ये एंटीजन बने होते हैं, ये एंटीजन किसके बने होते हैं, ये एंटीजन एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं, और उस प्रोटीन का जो नाम है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ये एंटीजन जो बने होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो एंटीजन है वो किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि डीपली पेपर जाता है तो इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बात हुई एंटीजन की, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एंटीबॉडी की यदि मैं बात करूँ, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की मैं बात करूँ, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी यानी दुश्मन और बॉडी यानी बॉडी गार्ड, बॉडीगार्ड यानी दुश्मन से जो हमारी क्या करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे, वही क्या कहलाया, एंटीबॉडी कहलाया, वही प्रतिरक्षी का काम करेगा हमारे शरीर से। यानी अपन कह सकते हैं वह प्रत्येक बाहरी घटक जो एंटीजन से, जो एंटीजन से हमारे शरीर की रक्षा करे, हमारे शरीर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, वही क्या कहलाया, एंटीबॉडी कहलाया। देखो ये एंटीबॉडी जो है ये भी दो प्रकार का होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी दो प्रकार के होते हैं, क्या, एंटीबॉडी भी। और ये भी किसके बने होते हैं, ये भी एक प्रोटीन के बने होते हैं, जिस प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं कौन, एंटीबॉडी। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए, रक्त समूह की खोज किसने की है, कार्ल लेडस्टीनर ने की है। सन 1801 सन 1802 में रक्त समूह को इन्होंने खोजा है। रक्त समूह में दो चीजें, एक एंटीजन है, दूसरा एंटीबॉडी है। एंटीजन, एंटी का मतलब किससे है, दुश्मन से, और जन मतलब शरीर के लिए, शरीर के लिए जो खतरनाक है, विरोधी है शरीर का, वो क्या कहलाया, एंटीजन। यानी वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, क्या कहलाएगा, एंटीजन। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकती है, कोई जहरीली गैस हो सकती है। एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कैपिटल ए और कैपिटल बी। किस प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। एंटीबॉडी जो एंटीजन से हमारे शरीर की क्या करे, रक्षा करे, क्या कहलाया, एंटीबॉडी कहलाया। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, स्मॉल ए और स्मॉल बी। और ये भी किस प्रोटीन के बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ाता हूं चर्चा को। देखो अब बात यह आती है कि हमारे शरीर में जो रक्त समूह है, चार प्रकार के रक्त समूह को खोजा गया, ए बी और ओ। उसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करूं ब्लड ग्रुप, यहां मैं लिख रहा हूं ब्लड ग्रुप, यहां मैंने लिखा है एंटीजन और यहां लिखा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ध्यान दें, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। एक ए है,
कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार के रक्त समूह को खोजा था। एक ए था, एक बी था, एक ए बी था और एक है ओ। प्रारंभ में इसे शून्य ब्लड ग्रुप कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या होंगे, एंटीजन। तो ए रक्त समूह के अंदर हमेशा एंटीजन कौन उपस्थित रहेगा, कैपिटल ए एंटीजन पाया जाएगा। बी रक्त समूह के अंदर कौन पाया जाएगा, बी एंटीजन पाया जाएगा। ए बी रक्त समूह के अंदर ए और बी दोनों क्या पाए जाएंगे, एंटीजन पाए जाएंगे। और ओ रक्त समूह या फिर शून्य रक्त समूह में एंटीजन जो है वो क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। एंटीबॉडी की बात करूं, इसका विपरीत ए ब्लड ग्रुप का विपरीत एंटीबॉडी यहां पर पाया जाता है। तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा पाया जाएगा, स्मॉल बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है कौन सा, ए एंटीबॉडी। और ए बी रक्त समूह के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ओ रक्त समूह की बात करूं तो ओ रक्त समूह में ए और बी दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। देखो मित्रों, यहां से बात करूं, चीज को समझना, यहां से मैं बात करूं ए बी चारों ब्लड ग्रुप है, एंटीजन की बात होगी, एंटीबॉडी, यानी ए बी के पास तो क्या नहीं है, ए बी के पास तो क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। ओ के पास क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। क्या फर्क पड़ा इस चीज से, देखिए मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, ए का रक्त चढ़ाया गया बी को, ए का रक्त चढ़ाया गया बी को। जब ए का रक्त बी को चढ़ाया गया तो बी चेक तो करेगा कि कोई खतरा तो नहीं है मुझे ए ब्लड ग्रुप से। तो ए ने प्रारंभ किया, बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, इसको स्कैन किया, स्कैनिंग करना प्रारंभ किया, इसको स्कैन किया ए ब्लड ग्रुप को। और ए ब्लड ग्रुप को स्कैन किया तो इसने पाया कि इसके पास क्या है, इसके पास ये एंटीजन है। ये ए ब्लड ग्रुप था, ए ब्लड ग्रुप के पास में क्या है, एंटीजन है। और एंटीजन है तो हमें क्या है, इससे खतरा है। अब खतरा है तो इसके पास खतरे के लिए इलाज क्या है, औजार क्या है, इसका एंटीबॉडी। तो जब इसको खतरा नजर आया तो इसने किससे संपर्क किया, इसके एंटीबॉडी ने, इसके बी के एंटीबॉडी ने विरोध किया किसका, ए का, और इस रक्त को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। एक का रक्त चढ़ा दिया तो कोई प्रभाव नहीं पाया, क्योंकि एंटीबॉडी ने इसको क्या कर दिया, अंदर आने के बाद में नष्ट कर दिया। यहां तक की बात समझ में आएगी। और यदि आगे बात करूं कि मान लिया ए बी रक्त समूह जो है, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति के, ए बी रक्त समूह के ब्लड चढ़ाया गया, ए का भी चढ़ाया, बी का भी चढ़ाया, ए और बी का रक्त चढ़ाया गया किसके, ए बी के। ए बी ने देखा कि इनके पास खतरा है, मान लिया ए बी ने देखा कि इनके पास खतरा है, इस ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन है तो इसको खतरा है, लेकिन खतरे से बचने के लिए इसके पास कोई भी इलाज नहीं है। जब इसने इधर देखा तो इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं था, और एंटीबॉडी उपस्थित नहीं था तो ये चाहकर भी इनको रोक नहीं पाएगा, मजबूरी में अपने ब्लड ग्रुप के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। इसलिए ए का रक्त भी इसे ग्रहण करना होगा, बी का रक्त भी इसे ग्रहण करना होगा, साथ में किसका, ओ का भी, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है। मेरे हिसाब से बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां के बाद में आगे बात करते हैं। मान लिया ओ का जो ब्लड है, यहां पे मैं बात करूं, ओ का जो ब्लड है, ओ का ब्लड चढ़ाया किसे, बी को चढ़ाया ओ का ब्लड। तो बी ने स्कैन किया, देखा कि इसके पास कोई खतरा तो नहीं है। जब देखा तो यहाँ पे इसको कोई भी खतरा नजर नहीं आया, कोई भी एंटीजन नहीं था। तो जिस व्यक्ति से हमें कोई खतरा ही नहीं है, तो उसके साथ उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है, कोई हथियार ही नहीं है किसी व्यक्ति के पास, और अपने घर में आ रहा है तो आसानी से उसे अपने घर में अपन आने देंगे, क्योंकि उससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए ओ का ब्लड किसे चढ़ाया जा सकता है, आसानी से बी को चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। खतरा हमेशा किससे है, एंटीजन से है। तो यहां से एक चीज निकल के आ सकती है कि यदि आपसे पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन होगा, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन रहेगा, ए बी, वह रक्त समूह जो सबके ब्लड को ग्रहण कर सकता है। क्यों ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए सभी का ब्लड ये ग्रहण करेगा। ओ रक्त समूह को क्या कहा जाता है, ओ रक्त समूह को कहा जाता है सर्वदाता। और सर्वदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कोई भी सर्वदाता यानी सब इसका ब्लड ग्रहण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं इसका ब्लड ग्रहण, क्योंकि इसके पास कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अब देखो मित्रों, और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। यहां से अपने को यह पता लगाना है, यहां से आगे बढ़ते हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हुई है। अब अपन पता लगाएंगे कि कौन सा रक्त समूह किस व्यक्ति को किस किस को ब्लड दे सकता है। ए किस किस को रक्त दे सकता है, बी किस किस को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मान लिया ए रक्त समूह का व्यक्ति है जो किसी दुर्घटना के अंदर घायल हो गया,
बताइए वो किस किस का रक्त ग्रहण कर सकता है या फिर कौन कौन सा रक्त समूह उसे ब्लड दे सकता है। और अपने कंफ्यूज रहता है, रटोगे तो ऐसी चीज़ें याद नहीं हो पाती। जरूर आपका कंफ्यूज यहाँ आज यहाँ से दूर होके जाएगा। देखो एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले मैंने बताया स्वयं को रक्त दे सकता है, तो ए को क्या दे रहा है, रक्त दे रहा है, दोनों तरफ तीर का निशान है। बी को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है, यानी स्वयं को क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। ओ को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है, यानी स्वयं को ब्लड दे सकता है। और बात करूं तो ए बी को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है, यानी स्वयं को क्या दे रहा है, रक्त दे रहा है। पहला काम क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी तीर के निशान है, तीर के निशान को ओ से उठाओ और ऊपर की ओर छोड़ दो। ओ से उठाया, ऊपर की ओर छोड़ दिया, सभी तीर के निशान को यहाँ से यहाँ मैच करा दिया, यहाँ से यहाँ मैच करा दिया। ये अपना फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। इस फॉर्मूले से ये जो सूत्र बना है अपना, इससे किसी भी ब्लड ग्रुप में पता लगाया जा सकता है कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसका रक्त ले सकता है। देखो मैं बात करूँ, मान लिया कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह है ए रक्त समूह का कोई व्यक्ति है जो किसी सड़क दुर्घटना में क्या हो गया, घायल हो गया। बताइए ये ए रक्त समूह वाला व्यक्ति जो दुर्घटना में घायल हुआ है, सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है, बताइए ये किस किस का रक्त ग्रहण कर सकता है। ध्यान दे, रक्त ग्रहण करना है, ग्रहण करना है मतलब ग्रहण का मतलब सबसे पहले ध्यान देना है, ग्रहण के लिए तीर के निशान, यदि अपनी ओर तीर के निशान आ रहे हैं इसका मतलब ब्लड अपन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और यदि अपनी ओर से तीर के निशान जा रहे हैं इसका मतलब रक्त क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहां रक्त की आवश्यकता किसको है, ए को है। तो ध्यान दीजिए, ए से तीर का निशान कहां जा रहा है, ए से ए की ओर जा रहा है, ए से ए की ओर जा रहा है, यानी स्वयं का ब्लड स्वयं तो लेगा, ए का तो लेगा। ए के अलावा और बात करें कि किसका रक्त ले सकता है, तो ए की ओर तीर का निशान कहां से आ रहा है मित्रों, ओ से भी आ रहा है। ए की ओर तीर का निशान ओ से आ रहा है, बताइए और कहीं से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसलिए ए रक्त समूह वाला व्यक्ति यदि दुर्घटना में घायल होता है या तो स्वयं का रक्त समूह ग्रहण कर सकता है या फिर किसका, ओ का। अब बात करें ए बी की, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, बताइए वो किस किस का रक्त ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने की बात हो रही है, ग्रहण करने की बात हो रही है। बताओ ए बी, तीर के निशान ए बी की ओर आ रहे हैं तो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ए बी से तीर का निशान ए बी की ओर आ रहा है, ए से भी तीर का निशान ए बी की ओर आ रहा है, बी से भी तीर का निशान ए बी की ओर आ रहा है और ओ से भी तीर का निशान कहाँ आ रहा है, ए बी की ओर आ रहा है। यानी सभी ब्लड ग्रुप का ए बी स्वयं का भी करेगा, ए का भी करेगा, बी का भी करेगा और ओ का भी रक्त क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसीलिए ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और कंफ्यूज को दूर करें, हमने ओ रक्त समूह को क्या कहा था, सर्वदाता कहा था। ओ को क्या कहा, सर्वदाता। और सर्वदाता कहा, दाता क्या है, जो देता है, जो ब्लड दे सकता है वो क्या कहलाएगा, दाता। देखो किस किस को दे सकता है, देने की बात आए तो तीर के निशान अपनी ओर से जाने चाहिए। तो ओ से तीर का निशान बताओ कहां जा रहा है, ओ से ओ की ओर, स्वयं की ओर जा रहा है, स्वयं को रक्त दे सकता है। ओ से तीर का निशान कहां जा रहा है, ए की ओर भी जा रहा है। ओ से तीर का निशान कहां जा रहा है, बी की ओर भी जा रहा है। ओ से तीर का निशान कहां जा रहा है, ए बी की ओर भी जा रहा है, यानी चारों रक्त समूह आ गए, इसीलिए ओ क्या कहलाया है, रक्त समूह। बता दूं आपको, यदि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी सड़क दुर्घटना के अंदर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है जिसका रक्त समूह बता देगा, कुछ भी ए बी कुछ भी देगा, तो बताइए वो अपने बचाव के लिए, स्वस्थ होने के लिए किस किस व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। या फिर नाम दे सकता है कि नरेश नाम का लड़का है जो घायल हुआ, उसको रक्त देने के लिए उसके पिता आए, बहन आए, उसकी पत्नी आई, तो बताइए उनका तीनों का रक्त समूह देगा, बताइए किसका रक्त ग्रहण करेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप ये पता लगा सकते हो आसानी से कि कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किसका रक्त ग्रहण कर सकता है। आसानी से चीज समझ में आई होगी कि ब्लड ग्रुप अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो कार्ल लेडस्टीनर था, इसने देखा कि स्वयं का ब्लड स्वयं के चढ़ाया, इसने ए का ब्लड इसने ए को चढ़ाया, बी का ब्लड इसने बी को चढ़ाया, फिर भी कई केस 100 में से एक केस ऐसा आया जिनमें प्रॉब्लम महसूस हुई, मरीज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसलिए इसने जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्या है कि स्वयं का ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे एंटीजन का कार्य कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए इन्होंने रक्त समूह के बाद में किसको खोजा, RH कारक को खोजा। इससे आगे हम बात करते हैं RH कारक को, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, बेटर रहेगा, आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। और RPSC की एग्जाम की दृष्टि से बता दूं,
दूं, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक इस टॉपिक में अपन जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और हमसे बच के निकल जाए। आप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में खुद फील करोगे जो चीज़ हम चाह रहे थे कंटेंट के मामले में यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी गई, ये चीज़ आप ज़रूर फील करोगे। देखो आगे बात करते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH फैक्टर या फिर क्या कह देंगे RH कारक। RH कारक को खोजा गया, मैंने बताया क्यों खोजा गया। कार्ल लेडस्टीन ने रक्त समूह को खोजा था, एक दूसरे का रक्त एक दूसरे को दिया। जब स्वयं का रक्त भी स्वयं को दिया गया तो कई केसेस ऐसे आए जिनके अंदर क्या हुआ, मरीज की मृत्यु हो गई। तो इसके लिए इसने RH कारक की खोज की और RH कारक की जो खोज की वो खोज की थी कार्ल लेडस्टीनर। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी खोज की, एक तो जिसने रक्त समूह को खोजा वही कार्ल लेडस्टीनर साहब और दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल लेडस्टीनर और साथ में कौन थे, वीनर। और इन्होंने इसकी खोज की RH कारक को कब खोजा, सन 1940 में खोजा। और कहाँ खोजा इस RH कारक को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। खोजा कहाँ, एक बंदर है जिसका नाम है मकाका रिसस बंदर। RH कारक की जो खोज इन्होंने की वो किस बंदर में की, मकाका रिसस बंदर में की। और ये RH फैक्टर, इसका नाम RH फैक्टर क्यों रखा गया, इसके पीछे कारण बता दूं। जब मकाका रिसस जो बंदर है, इस रिसस को इंग्लिश में लिखा जाता है तो RHESES ऐसे अपन लिखेंगे। शुरू में शब्द क्या आ रहा है, इंग्लिश वर्ड आ रहा है RH, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, RH फैक्टर। अब ध्यान दें RH फैक्टर में क्या होगा, यदि RH पॉजिटिव, यदि RH के ऊपर धनात्मक चिन्ह है, यदि RH पॉजिटिव है, यदि RH पॉजिटिव है तो यहाँ RH कारक उपस्थित है, ध्यान रखना RH कारक उपस्थित है। यदि RH पॉजिटिव रक्त समूह है तो मतलब यहाँ पे कौन पाया जा रहा है, RH कारक उपस्थित है। और RH जो कारक यहाँ पर पाया जा रहा है, ये RH कारक किसका काम करेगा, एंटीजन का काम करता है। ये RH कारक किसका काम करता है, एंटीजन का काम करता है। RH नेगेटिव जिसपे ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, इसका मतलब कारक अनुपस्थित है। RH कारक क्या है, अनुपस्थित है। और RH कारक अनुपस्थित है, इसका मतलब RH कारक अनुपस्थित है, इसका मतलब यहाँ खतरा नहीं है। यहाँ तो क्या है, एंटीजन है, ध्यान रखना। जहाँ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वहाँ क्या है, एंटीजन है। एंटीजन है मतलब यहाँ पे क्या है, खतरा है। यानी जिस रक्त समूह के ऊपर कारक उपस्थित होगा उस पर हमेशा क्या रहेगा, एंटीजन। और एंटीजन रहेगा तो यहाँ पे क्या है, खतरा भी है। यहाँ पे एंटीजन नहीं है, यहाँ पे एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे खतरा भी नहीं है। ये बात हुई कारक कहाँ उपस्थित होगा, तो पॉजिटिव वाले पे RH कारक उपस्थित होगा, नेगेटिव वाले पे RH कारक उपस्थित नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। एक है RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव और एक है RH नेगेटिव। बता दूं आपको, RH पॉजिटिव रक्त समूह की संख्या संसार के अंदर, यदि भारत देश के अंदर बात करें तो 93% लोगों का, 93% लोगों का जो रक्त समूह है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और यदि विश्व की बात करूं, संसार की मैं बात करूं तो संसार में 85% जो लोगों का रक्त समूह है वो कैसा है, RH पॉजिटिव। यदि नेगेटिव की बात करूं तो RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, भारत के अंदर 7% लोगों का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है। और विश्व के अंदर, संसार के अंदर यदि बात करूं तो संसार के अंदर ये है 15% लोगों का। ध्यान दें, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप मोस्टली किसका होता है, महिलाओं का। मोस्टली RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। ये तो बेसिक जानकारी की बात हुई। अब यहाँ पे इस कारक को, RH फैक्टर को समझने के लिए जो ब्लड ग्रुप हमारा है वो 8 भागों में बढ़ जाता है। कैसे, एक A पॉजिटिव, एक A नेगेटिव, एक B पॉजिटिव, एक B नेगेटिव, एक AB पॉजिटिव, एक AB नेगेटिव, एक O पॉजिटिव और एक O नेगेटिव। देखो समझते हैं इस चीज़ को। एक है RH पॉजिटिव, एक है RH नेगेटिव। बिल्कुल गारंटी है, समझ के जाओगे इस चीज़ को। आज आप, मैंने बताया स्वयं तो स्वयं को रक्त दे सकता है, यानी RH पॉजिटिव तो RH पॉजिटिव को क्या देगा, ब्लड देगा। नेगेटिव वाला भी नेगेटिव वाले को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं। इसकी यदि मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने बताया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ क्या है, एंटीजन। और एंटीजन है, इसका मतलब यहाँ क्या है, खतरा है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब यहाँ एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है, जब एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या नहीं है, खतरा भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग,
खतरे वाला आदमी है, कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन अपने दुश्मन के घर में, ये दुश्मन है, इसके पास खतरा है, इसके पास हथियार है, ये दुश्मन है, अपने दुश्मन को कोई अपने घर में आने देता है क्या मित्रों? नहीं आने देता। यहाँ इसके पास हथियार है, ये हथियार लेस आदमी है, इस आदमी से खतरा है इसको, तो अपने खतरे वाले आदमी को, अपने दुश्मन को अपने घर में कभी भी नहीं आने देगा, कभी भी नहीं आने देगा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, यानी RH नेगेटिव RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रहण नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर खतरा नहीं है, इधर खतरा है। अब मुझे बताओ, ये बिना खतरे वाला आदमी खतरे वाले आदमी के घर में आएगा तो इसको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई खतरा ही नहीं है, इससे कोई खतरा ही नहीं है, इससे कोई समस्या इसके नहीं है, ये इसका दुश्मन नहीं है, तो अपने दुश्मन, बिना दुश्मन को अपने घर में आने में कोई दिक्कत थोड़ी है। बिना हथियार ले इस आदमी, हथियार इसके पास है ही नहीं, तो इसके घर में ये आसानी से आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि माइनस वाला प्लस वाले को रक्त दे सकता है, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को रक्त नहीं दे सकता। और यदि मैं एक ट्रिक के आधार पर देसी जुगाड़ू भाषा में बात करूं, मैंने मान लिया, दूसरा तरीका समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं मैंने मान लिया RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कैसा है? शाकाहारी है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कैसा है? शाकाहारी है। और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो कैसा है? मांसाहारी है। मुझे बताइए मित्रों, शाकाहारी का मतलब है जो मांस का सेवन नहीं करता है, मांसाहारी का मतलब जो मांस का सेवन करता है। ये ट्रिक लिए ध्यान रखना, समझने के लिए उपयोग किया है मैंने, कोई साइंस भाषा के शब्द साइंस में नहीं लिखी गई चीजें। अब देखो, शाकाहारी आदमी मांसाहारी के घर में जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि शाकाहारी आदमी मांसाहारी के घर में जाएगा तो उसे भी किसका सेवन करना होगा? मांस का सेवन करना होगा, और वैसा नहीं करेगा। यानी शाकाहारी मांसाहारी के घर में कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्लस वाला माइनस वाले को रक्त नहीं देगा। लेकिन मांसाहारी आदमी तो शाकाहारी के घर में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति डेली मांस का सेवन करता है वो एक दिन शाकाहारी भोजन भी तो कर सकता है। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि माइनस वाला प्लस वाले को रक्त दे सकता है, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को रक्त नहीं देगा। देखो, अपन यहां से एक चीज स्पष्ट हुई, स्वयं को रक्त दे सकता है, यानी प्लस वाला प्लस वाले को रक्त देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वयं को दे सकता है तो माइनस वाला भी माइनस वाले को रक्त देगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब क्या आपसे पूछे कि क्या माइनस वाला प्लस वाले को रक्त देगा? बिल्कुल देगा। माइनस वाला प्लस वाले को भी रक्त देगा, लेकिन क्या प्लस वाला माइनस वाले को रक्त देगा क्या? नहीं देगा। यहां आकर के सिस्टम क्या हो जाता है? बेमेल हो जाता है। जरूर उम्मीद है इस चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां से अपन ब्लड ग्रुप को 8 भागों में बांट देंगे, और यहां से यह भी पता लग जाएगा कि O पॉजिटिव और O नेगेटिव में सर्वदाता कौन सा है, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में सर्वदाता कौन सा है। देखो बताता हूं, इस चीज को समझाने का प्रयास यहां पे करूंगा। ध्यान दीजिए आप लोग, पॉजिटिव वाले की हमने बात की। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह A पॉजिटिव है, कोई A पॉजिटिव रक्त समूह का व्यक्ति है जो किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। बताइए ये किसका ब्लड ग्रहण करेगा, किसका रक्त ग्रहण करेगा? ध्यान दीजिए, मैं समझा देता हूं एक बार। किसका रक्त ग्रहण करेगा? सबसे पहले अपने डायग्राम को ध्यान में रखना है। जो फॉर्मूला बताया इसको नहीं भूलना है, इसका हमेशा यूज करना है अपने को, और बिल्कुल आसान, इससे आसान कोई तरीका इस रक्त समूह को समझने का कोई हो भी नहीं सकता मेरे हिसाब से। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रख लेना है। साइड में बना के रख लेता हूं। तीर के निशान ऊपर की ओर हमने छोड़ दिए थे, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। अब देखो, सबसे पहले आप लोग ये चीज पता लगा लीजिए कि ए वाला जो व्यक्ति है, रक्त ग्रहण करना है कि ए वाला जो व्यक्ति है वो किस किस का रक्त ले सकता है। तो लेने की बात आई तो ए एक तो किसका? ए का ले सकता है। ए किसका? ए का ले सकता है। और किसका? ओ का भी ए क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो एक तो ए वाला ए का ले सकता है। चिन्ह की तरफ ध्यान मत दीजिए, एक बार यहां दीजिए। एक तो स्वयं का ले लिया, एक किसका ले लिया? इसने ओ का ले लिया। और किसी का ग्रहण कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। दूसरा काम करना है, चिन्ह कॉपी करो। जैसा चिन्ह ऊपर है वैसा ही चिन्ह नीचे कॉपी कर दो। यहां ए पॉजिटिव था तो नीचे भी पॉजिटिव चिन्ह कॉपी कर दिया। यानी पहली चीज ये हो गई कि ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव का तो ले सकता है। अब चर्चा करते हैं कि यह नेगेटिव वाले का ले सकता है, तो अपने वही ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। बताइए शाकाहारी आदमी मांसाहारी के घर में जाएगा क्या? प्लस वाला माइनस वाले को रक्त देता है क्या? नहीं देता। लेकिन माइनस वाला प्लस वाले को रक्त देता है। यहां रक्त किसको चाहिए? यहां रक्त चाहिए प्लस वाले को। प्लस वाले का रक्त माइनस वाला नहीं लेता है, लेकिन माइनस वाले का रक्त देखो प्लस वाला ले रहा है क्या? यहाँ पे
अरे शाकाहारी मांसाहारी वाले ट्रिक से ले रहा है ना, ले रहा है माइनस वाले का रक्त प्लस वाला, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा किसका, माइनस का भी। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया कि यदि ए पॉजिटिव रक्त समूह का कोई व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का रक्त क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। यदि देने की बात हो, ये तो ग्रहण करने की बात होगी। अब मैं बात करूं जैसे ए बी की बात करें, ए बी पॉजिटिव, आपसे मैं कहूं कि ए बी पॉजिटिव रक्त समूह का कोई व्यक्ति है जो दुर्घटना में क्या हुआ है, घायल हुआ है, बताइए किस किस का रक्त ग्रहण करेगा, किस किस का रक्त ग्रहण करेगा। ध्यान दे, डायग्राम में देखिए ए बी किस किस का ग्रहण कर रहा है, स्वयं का कर रहा है, ए बी लिखा मैंने यहाँ। ए बी किसका ले रहा है, ए का भी ले रहा है, ए लिख दिया। बी का भी ए बी ग्रहण कर रहा है, बी लिखा। ओ का भी ए बी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। पहला काम मैंने क्या बताया था, चिन्ह कॉपी कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कॉपी कर दिया। अब वही पीछे वाली बात, प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता, लेकिन माइनस वाले का ब्लड प्लस वाला ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा किसका, माइनस का भी क्या आ गया, यहाँ पर चिन्ह आ गया। तो ये सबका किसका ग्रहण करा, R2 ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रहण करा, 2, 4, 6 और 8 सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रहण कर रहा है। इसीलिए ध्यान दे, यदि आपसे पूछे कि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में से सर्वग्राही कौन होगा, तो कौन रहेगा, ए बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव क्यों नहीं रहेगा, ध्यान दे, ए बी नेगेटिव की बात करें, ए बी नेगेटिव के ब्लड लेने की बात करें तो ए बी नेगेटिव में भी चारों चीजें ये तो आएंगी, स्वयं का लेगा, ए का भी लेगा, बी का भी लेगा और ओ का भी लेगा। सबसे पहले चिन्ह कॉपी कर दिया, माइनस 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 माइनस, 4 ब्लड ग्रुप तो हो गए। अब बात करें कि माइनस वाला प्लस का ब्लड ले सकता है क्या, माइनस वाला प्लस का ब्लड ले रहा है क्या, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। तो यहाँ पे चिन्ह केवल किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। और ये केवल 4 रक्त समूह का ही रक्त ग्रहण कर रहा है, इसलिए ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला। तो सर्वग्राही कौन सा कहलाया, ए बी पॉजिटिव। यदि आपसे पूछे कि ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव में से सर्वग्राही कौन रहेगा, तो कौन रहेगा, ए बी पॉजिटिव। किसके आधार पे, RH कारक के आधार पे। अब O वाला भी सेट कर लेते हैं मामला, एक O पॉजिटिव है, एक O नेगेटिव है। इन दोनों में से सर्वदाता कौन है, दाता की बात करते हैं, देने वाले की। यदि मैं दाता की, देने वाले की बात करूं, दाता वो होगा जो देगा। तो बताइए O किसको दे रहा है, स्वयं को दे रहा है। O किसको दे रहा है, A को भी दे रहा है। O किसको दे रहा है, B को भी दे रहा है। O किसको दे रहा है, A B को भी दे रहा है। यहां पर भी चारों आएंगे। O की बात कर रहे हैं तो स्वयं को भी देगा, A को भी, बी को भी और ओ को भी। अब पता लगाना है, सबसे पहले ओ किसका, सबका ले रहा है, सबको दे रहा है ओ। एक बार चिन्ह की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने। अब ओ पॉजिटिव में बात कर रहा हूं, सबसे पहला काम मैंने बताया था चिन्ह कॉपी कर दीजिए, चिन्ह कॉपी कर दिया यहाँ पे, ये लो जी, चिन्ह कॉपी हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, पता ये लगाना, बात देने की हो रही है, रक्त देने की हो रही है। तो बताइए ओ पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त दे सकता है क्या, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को रक्त दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। देख लीजिए यहाँ प्लस वाले का ब्लड माइनस वाला नहीं ले रहा। जब नहीं ले रहा तो बताइए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा क्या, नहीं आएगा। अब बताइए ओ नेगेटिव के ब्लड देने की बात हो रही है कि नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव ले सकता है क्या, तो ध्यान दीजिए नेगेटिव का ब्लड प्लस वाला ले रहा है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस के साथ साथ में यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का भी। यहाँ 4 रक्त समूह है, यहाँ 8 रक्त समूह है, इसलिए ज्यादा किसमें हुआ, इसमें। तो सर्वदाता का काम कौन किसने किया, सर्वदाता का कार्य किया है किसने, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में। तो यहाँ से ये चीज स्पष्ट हो गई। सर्वग्राही रक्त समूह आपसे पूछे तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव रहेगा। यदि सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो सर्वदाता जो रक्त समूह होगा वो कौन रहेगा, ओ नेगेटिव रहेगा। यहाँ से किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे ए पॉजिटिव के ब्लड लेने की बात हो, चाहे देने के हो, बी पॉजिटिव की हो, चाहे ओ नेगेटिव हो, किसी की भी हो, यहाँ से हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। यदि आपसे पूछे सर्वग्राही तो ध्यान रखना क्या कहेंगे, ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएगा कौन, ए बी पॉजिटिव। इसके अलावा ओ नेगेटिव क्या रहेगा, सर्वदाता रक्त समूह। क्या रहेगा, सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह। और बात करें, थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक ब्लड ग्रुप, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप, सर्वाधिक मात्रा में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो है ओ पॉजिटिव। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है, ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप कैसा, ओ पॉजिटिव। और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। बहुत कम लोगों का होता है ए बी पॉजिटिव। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ध्यान दे एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट है,
सुल्तान मूवी में आपने देखा होगा कि सुल्तान का बेटा मर गया था, किसके कारण? ओ नेगेटिव ब्लड के कारण। हमने देखा कि नेगेटिव वालों की संख्या तो भारत देश के अंदर केवल कितनी है? 7% है, और उस 7% में ही नेगेटिव वाले में किसका हिस्सा है? ओ नेगेटिव का, यानी 4-5% तक, 4% के आसपास इसका हिस्सा है, यानी बहुत कम लोगों का है। बहुत कम लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव है। और कम लोगों, यानी ओ नेगेटिव वाला क्या है? कारण इसका ये है। यहां से एक चीज समझिए, आप कह रहे हो कि कम इसको भी बता रहे हो, कम इसको बता रहे हो, कारण बताऊं। ये तो कम कैसे है? ये तो कम इसलिए है, ये ब्लड ग्रुप कम इसलिए मात्रा में है, सबसे कम लोगों में ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव पाया जाता है। लेकिन इसकी कमी क्यों रहती है? ओ नेगेटिव की कमी इसलिए रहती है क्योंकि आप लोग देखना, ओ नेगेटिव वाला केवल स्वयं के अलावा किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण नहीं कर सकता है। ओ नेगेटिव वाला केवल स्वयं को छोड़ करके किसी का भी रक्त ग्रहण नहीं करता, इसीलिए इसकी क्या रहती है? कमी रहती है, थोड़ी किफायत रहती है। कौन से वाले की? ओ नेगेटिव वाले की। थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा लूँ, यहाँ ब्लड की ही अपन बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं कि जो रक्त है, जब रक्तदान किया जाता है, आपसे पूछ ले कि रक्तदान के समय कितने यूनिट ब्लड दान किया जाता है? तो रक्तदान के समय ध्यान दे, रक्तदान में कितने यूनिट ब्लड निकाला जाता है? रक्तदान में 1 यूनिट ब्लड निकाला जाता है। और 1 यूनिट में कितना रक्त होता है? 1 यूनिट में होता है 350 ml। कितना? 350 ml। और ध्यान दें, 350 ml में रक्त तो होता है 300 ml। 300 ml तो रक्त होता है, और 50 ml होता है रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ। और रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मिलाया जाता है 50 ml मात्रा में, जो ब्लड को क्या करता है? जमने से रोकता है। या तो सोडियम एसीटेट, या फिर एक और आता है EDTA। वैसे ज़्यादातर मात्रा में सोडियम एसीटेट का ही उपयोग करते हैं, लेकिन EDTA भी मिला दिया जाता है। EDTA क्या है? EDTA की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA क्या है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट है। या फिर ध्यान दें, इस ब्लड को जमने से रोकने के लिए, या एक चीज़ और बता दूं आपको, रक्त बैंक के अंदर कितने दिनों तक रक्त को रखा जा सकता है सुरक्षित? कितने दिनों तक रक्त को रखा जा सकता है? तो रखने का जो टाइम है वो है 35 से 42 दिन। 35 से 42 दिन तक ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जा सकता है। यदि इससे और अधिक समय तक रखा जाए तो एक पदार्थ आता है, बड़ा महंगा आता है लेकिन यूज़ नहीं करते, ग्लिसरॉल भी मिला दिया जाता है कई बार, जिससे ब्लड को लंबे समय तक क्या रख लिया जाता है? सुरक्षित रख लिया जाता है। आपसे पूछे कि रक्त को रखने के लिए रक्त बैंक का जो तापमान है, रक्त बैंक का जो तापमान है, वो रक्त बैंक का तापमान कितना होता है? तो रक्त बैंक के यदि तापमान की बात करें तो रक्त बैंक का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। किसका तापमान? रक्त बैंक का तापमान। अब देखो, ये जो RH कारक हमने यहाँ पे पढ़ा है, इस RH कारक के कारण कुछ RH डिजीज भी हो जाती है, कुछ RH रोग हैं, RH डिजीज। और उन RH डिजीज में क्या होता है? RH डिजीज में मैं बता दूँ, इसी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। RH डिजीज में क्या होता है? शरीर का क्या होता है? मोटापा बढ़ने लगता है व्यक्ति का, मोटापा बढ़ने लग जाता है व्यक्ति का। किसमें? RH डिजीज के अंदर, RH कारक के अंदर। बालक जो हो जाते हैं, मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होने लग जाते हैं, जिसको RH डिजीज हो जाते हैं। RH डिजीज जिनको होंगे, क्या होंगे? मंद बुद्धि के क्या होंगे? बालक पैदा हो जाएंगे। यहाँ तक की चर्चा हमने कर ली है। अब देखो, एक समस्या है, आपको बता दूं, एक रोग और आता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शब्द यूज ले रहा हूँ मैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक शब्द है। देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? ध्यान दीजिए, शब्द से ही तोड़ निकालेंगे। इरिथ्रो किस में पढ़ा था? किसका अध्ययन था? RBC का उपनाम क्या था? इरिथ्रोसाइट। तो यहाँ हो गया RBC। फिटेलिस का मतलब क्या है? भ्रूण। और ब्लास्टोसिस का मतलब क्या है? ब्लास्ट हो जाना। यानी भ्रूण की RBC का, बच्चे की RBC का भ्रूण में ही ब्लास्ट हो जाना, भ्रूण के RBC का ब्लास्ट हो जाना, गर्भाशय में ही ब्लास्ट हो जाना, क्या कहलाया? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाया। इसके अंदर क्या होता है बता दूं, यदि आपको बता दूं, RH पॉजिटिव पुरुष की शादी, RH पॉजिटिव पुरुष की शादी, यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला के साथ करवा दी जाए। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, पहले ये बता देता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि यदि RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति की शादी, RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले पुरुष की शादी, RH नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला के साथ करवा दी जाए, तो उत्पन्न होने वाली पहली संतान तो सुरक्षित पैदा होती है, स्वस्थ पैदा होती है, लेकिन दूसरी संतान की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों?
कारण बता दूं, देखो RH पॉजिटिव पुरुष है, RH नेगेटिव महिला है, दोनों के हुई संतान पैदा, पहली संतान। और संतान कैसे पैदा हुई? शुक्राणु और अंडाणु क्या हुए? आपस में मिले हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बना है? भ्रूण बना है। पहली संतान यहाँ पे पैदा हुई और मान लिया पहली संतान का रक्त समूह यदि नेगेटिव है, यदि पहली संतान जो पैदा हुई है प्रथम डिलीवरी के दौरान यदि उसका रक्त समूह नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान सुरक्षित पैदा होगी, क्योंकि माता का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, समान ब्लड ग्रुप समान के साथ रह सकता है, तो पहली संतान सुरक्षित पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि भारत के अंदर 93% जो लोगों का रक्त समूह वो कैसा होता है? पॉजिटिव। ज्यादा संभावनाएं कैसी बनेगी? पॉजिटिव रक्त समूह की। तो यहाँ पे मान लिया जो बच्चा है वो कैसा पैदा हुआ? पॉजिटिव रक्त समूह का हो गया। अब यहाँ पे इसका रक्त समूह पॉजिटिव है, यहाँ पे किसका है? नेगेटिव। वही जुगाड़ लगा दूं, ये शाकाहारी है, ये शाकाहारी है, ये क्या है? मांसाहारी। बताओ शाकाहारी मांसाहारी के घर में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। लेकिन ये बच्चा तो महिला के गर्भाशय में पल रहा है, जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप प्लस था वो तो महिला के गर्भाशय में पल रहा है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ पल रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन पहली संतान फिर भी बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा, फिर भी पहली संतान क्या होगी? स्वस्थ पैदा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहली संतान के समय महिला का जो गर्भाशय था वो एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाया, एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाया, उसको पहले से पता नहीं था कि कोई खतरा आने वाला है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बालक पैदा होगा, इसलिए उसने एंटीबॉडी इन लोग इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी को डेवलप नहीं कर पाया और इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, पहली संतान बिल्कुल सुरक्षित पैदा हो गई। लेकिन पहली संतान के बाद में जब संतान पैदा हुई दूसरी संतान, यानी पहली प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल के अंदर क्या हुआ? महिला का जो गर्भाशय है, महिला का गर्भाशय क्या करेगा? दूसरी संतान के समय एंटीबॉडी का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा, एंटीबॉडी को डेवलप कर लेगा और एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया। अब यदि दूसरी बार संतान मान लिया, दूसरी बार संतान यदि नेगेटिव ब्लड ग्रुप की पैदा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, समान ब्लड ग्रुप है। लेकिन यदि दूसरी बार भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हुई तो प्लस वाला माइनस के घर में नहीं रह सकता। और अब की बार क्या किया है? इस महिला के गर्भाशय ने एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया है और एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया तो भ्रूण की आरबीसी का क्या कर देगी? पाचन। ये एंटीबॉडी जो है बच्चे की जो आरबीसी है और आरबीसी का क्या कर देगी? गर्भाशय में ही क्या कर देगी? पाचन कर देगी। और गर्भाशय में ही पाचन कर देगी तो उस बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दूसरी बार ये एंटीबॉडी का निर्माण हुआ और बच्चे की भ्रूण की आरबीसी थी, भ्रूण की आरबीसी का क्या हो गया? पाचन। और भ्रूण की आरबीसी का पाचन होने के कारण भ्रूण की आरबीसी ब्लास्ट हो गई, नष्ट हो गई और नष्ट होने के कारण संतान की गर्भाशय में ही क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन आप पूछोगे इसका कोई सॉल्यूशन भी है? कईयों की चिंता में आ गए कि पहली संतान पैदा होगी, दूसरे में दिक्कत आ जाएगी, बच्चे पैदा ही नहीं हो पाएंगे इससे, तो लेकिन ऐसा नहीं है, बता दूं इसके लिए सॉल्यूशन भी है। बचाव के उपाय की यदि मैं बात करूं तो ध्यान दे, बचाव की उपाय में क्या होता है? इन एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए, दूसरे समय जो एंटीबॉडी पैदा होती है, इन एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन कब लगाया जाता है? प्रथम प्रसव के 72 घंटे तक, पहले 24 घंटे समय था, आजकल 72 घंटे तक लगाया जाता है। पहली डिलीवरी के 72 घंटे तक एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन का नाम है या तो कह देंगे एंटी-डी। 3 नाम बता रहा हूँ, तीनों ध्यान में रखना, कोई सा भी पूछ सकता है। एंटी-डी या फिर RHD। इस RHD को IgG भी बोला जाता है, ध्यान रखना, IgG, हीमोग्लोबिन जी जिसे कह सकते हैं, IgG का मतलब है हीमोग्लोबिन जी। और तीसरा जो इंजेक्शन या टीका जिसे कह सकते हैं, तीसरा जो टीका लगाया जाता है वो होता है रोगाम इंजेक्शन। और बता दूं ये क्वेश्चन LDC एग्जाम में पूछा गया था। LDC एग्जाम जो अभी हुई थी 2018 के अंदर, उस LDC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली संतान दूसरी संतान को सुरक्षित पैदा करने के लिए किस इंजेक्शन या किस टीके का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पे ऑप्शन में न तो एंटी-डी था न RSD था, वहाँ पे ऑप्शन में रोगाम था, रोगाम इंजेक्शन था। और कईयों की हवा गुल हो गई, पता ही नहीं लग पाया, रोगाम उन्होंने पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन को गलत करके आ गए। इसलिए ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि दूसरी संतान को सुरक्षित पैदा करने के लिए किस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, रोगाम इंजेक्शन या फिर RSD या फिर एंटी-डी। तो आज की कक्षा में हमने रक्त समूह और RH कारक को पूर्ण कर लिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ध्यान से इसे पढ़ना। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन हृदय के साथ में अपनी जो रुधिर वाहिकाएं थी उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।